ATAGS की बैरल फटने के बावजूद भी इंडियन आर्मी किस वजह से इसे अपने फोर्स में शामिल करने के लिए इतना जोर दे रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर HAL की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला क्यों किया गया है। लद्दाख में चाइना की तरफ से पूरे 6 बटालियन के साथ साथ 300 से ज़्यादा टैंक्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। रशिया की तरफ से अभी किस वजह से चाइना की S-400 सिस्टम की डिलीवरी को सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच होने वाली 3 स्टेप डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को लेकर जो खबर सामने आई थी उसको अभी भारत और चाइना दोनों ही तरफ से ऑफिशियल लेवल में खारिज किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस साल पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दिया गया है, जिस वजह से आप में से बहुत सारे लोग दुखी जरूर होंगे। वैसे ये डिसीजन पोल्यूशन को रोकने के लिए किया गया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसको सिर्फ दिवाली तक ही सीमित रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला और इसके बदले इसको एक ब्रॉड लेवल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और किसी भी मौके में इसका इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देना चाहिए। लेकिन अगर इसे सिर्फ दिवाली तक ही सीमित रखा जाता है तो इसका कोई खास फायदा हमको नहीं होने वाला है। वैसे दिवाली से याद आया, आज इंडियन आर्मी की तरफ से भी LOC में काफी धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट किया गया है और इसी दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से फोड़े गए पटाखों की वजह से पूरा LOC धुआं हो गया था। अब इसी बीच 8 कौवे भी मारे जाने की खबर सामने आई थी और इसमें 2 से 3 स्पेशल कौवे भी थे। अब कितने पेड़ यहाँ पे उखड़े हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन 10 से 12 एडिशनल कौवे घायल होने की खबर भी सामने आई है। खैर, इस सब बातों को जाने देते हैं और अभी हमारी रेगुलर अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आज की पहली अपडेट ATAGS की तरफ से है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में ही ATAGS की फाइनल ट्रायल के दौरान इसका बैरल फट गया था, जिस वजह से ATAGS को लेके कई सारे सवाल किए गए थे और इसकी इंडक्शन टाइमलाइन को थोड़ा डिले कर दिया गया था। लेकिन अभी ATAGS को लेके कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि इसकी बैरल फटने की वजह से जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी को वहां पे सेटअप किया गया था उसके रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ATAGS की जो गन थी उसमें कोई गलती नहीं थी और दोबारा इसकी ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। अब पुणे की RD की तरफ से बताया गया कि ATAGS को फिर से टेस्टिंग करने के लिए तैयार किया जा रहा है और अगले साल की शुरुआत से इसकी टेस्टिंग शुरू होने वाली है। सबसे पहले तो जनवरी से सिक्किम में इसकी कोल्ड वेदर ट्रायल होने वाली है और उसके बाद इसको पोखरण फायरिंग रेंज में 15 मई से लेके 15 जून तक टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले भी 2018 में जब सिक्किम में इसको टेस्ट किया गया था तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया पाई गई थी और उस दौरान इसको लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई में टेस्ट किया गया था, जहां पर टेम्परेचर -16 डिग्री तक आ गया था। हालांकि ये गन अभी 155 mm स्टैंडर्ड की सभी गन के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैवी है, जिस वजह से इस गन की मोबिलिटी बाकी गन्स के मुकाबले थोड़ा धीमा है, पर फायर पावर के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है और इसी वजह से इंडियन आर्मी इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ब्रस्ट मोड में 5 राउंड को फायर किया जा सकता है, जबकि बाकी सभी गन में इसमें मुश्किल में 3 राउंड को फायर किया जा सकता है। एक और खास बात यह कि ATAGS में इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी सभी गन्स में हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इनकी मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा रहता है और रेगुलर इंटरवल में इन हाइड्रोलिक सिस्टम को चेक करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के साथ ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती है, पर इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम की वजह से इसका वजन यहाँ पे 2 टन ज़्यादा हो गया है। पर वजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव का अपना ही फायदा है, क्योंकि इसमें ATAGS के इंजन को ऑन किए बिना ही इसको फायर किया जा सकता है और इसमें मौजूद बैटरी इसको लगभग 1 घंटे तक फायर करने के लिए सफिशिएंट पावर दे सकते हैं और इसे साइलेंट मोड कहा जाता है। इसकी और भी बहुत सारी खूबियां हैं और अभी आगे चल के आर्मी को इससे 3000 गन की जरूरत पड़ने वाली, जिनमें से कम 1500 के आसपास ATAGS को शामिल करने का फैसला किया जा सकता है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है। अभी चल रही बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से हमें लद्दाख और हाई अल्टीट्यूड में डिप्लॉयमेंट करना पड़ रहा है और शायद अब ये सिलसिला साल भर चलने वाला है, क्योंकि अगर बॉर्डर में डी-एस्केलेशन प्रोसेस को शुरू किया जाता है तब भी भारत और चाइना के बीच अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है वो इतनी जल्दी मेकअप नहीं होने वाला है और उसके बाद भी हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करके रखने वाले हैं। इसी वजह से अभी हायर अल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए भारत की तरफ से हमारी इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया जा रहा और कुछ ही दिन पहले ही जब इसका टेस्ट किया गया था तो ये सियाचिन में भी इजीली ऑपरेट कर रहा था। अब आमतौर पर सियाचिन जैसे इलाकों में रेगुलर बेसिस पर सप्लाई को ड्रॉप करने के लिए चीता या चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर अभी काफी बुढ़े हो चुके हैं, जिनको अभी रेस्ट करने की जरूरत है। अब आगे चल के इनको लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है।
अब इमरजेंसी बेसिस पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 12 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया जाने वाला है, जिसके बाद लार्ज स्केल ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जिसमें 187 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने वाले हैं। एचएएल के चीफ आर माधवन जी ने बताया कि जैसे ही उनको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इन 12 हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिलता है तो वो 28 महीनों के अंदर इनकी डिलीवरी को कंप्लीट करने वाले हैं। एचएएल का कहना है कि हेलीकॉप्टर हमको अभी कामोव की K226 हेलीकॉप्टर से भी सस्ता पड़ने वाला है, और अगर भारत कामोव K226 हेलीकॉप्टर की जगह पर इसको खरीदता है तो हम काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी पांगोंग की नॉर्थ बैंक में पीपल लिबरेशन आर्मी काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है। यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी की कम से कम 6 बटालियन मौजूद है, जिनके पास खुद की फुल स्केल आर्टिलरी और एयर डिफेंस सपोर्ट भी मौजूद है, और ये डिप्लॉयमेंट फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच किया गया है। अब शुरू में वो लोग जितने आगे आए थे अभी वो थोड़ा पीछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी वो फिंगर 4 के आसपास मौजूद हैं। यहाँ पर अभी पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करके रखा गया है, जो कि एक मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी इसके साथ साथ पूरे लद्दाख में चाइना की तरफ से 300 से 400 टैंक को डिप्लॉय करके रखा गया है, जिसमें चाइना की ZTZ-99 और ZTZ-88 सीरीज के टैंक शामिल है, और इनके साथ साथ चाइना के पास अभी आर्मर्ड व्हीकल की एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है। डेप्सैंग की बात करें तो यहाँ पर चाइना की तरफ से लगभग 60 से 70 टैंक्स और सेम अमाउंट की आर्मर्ड व्हीकल को तैनात करके रखा गया है। हॉट स्प्रिंग की बात करें तो यहाँ पर चाइना की तरफ से पहले 40 से 45 टैंक को तैनात किया गया था, लेकिन अभी वहाँ पर एडिशनल टैंक्स को तैनात किया जा चुका है, और कुल मिलाकर अभी वहाँ पे 75 के आसपास टैंक्स मौजूद हैं। इसके साथ रुतको के पास 40 से 45 टैंक और स्पेंगुर सो में सबसे ज्यादा मात्रा में यानी कि लगभग 100 के आसपास टैंक्स और 50 के आसपास आर्मर्ड व्हीकल को डिप्लॉय करके रखा गया है। बदले में इंडियन आर्मी की एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट स्ट्रेंथ क्या है ये बताया नहीं गया है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक हमारी डिप्लॉयमेंट भी चाइना को मैच करने लायक की गई है। और अभी बताया जा रहा है कि इन सभी टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को रिमूव किया जाने वाला है, जो कि तनाव को कम करने में काफी मदद कर सकता है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके है, और अभी कई मीडिया ये बात बता रही है कि भारत और चाइना के बीच अभी एक 3 स्टेप की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को करने का फैसला किया गया है, जिसमें सबसे पहले टैंक्स और आर्मर्ड यूनिट को पीछे लिया जाएगा। उसके बाद इंडियन आर्मी फिंगर 3 तक वापस जाएगी और पीपल लिबरेशन आर्मी फिंगर 8 तक पीछे जाएगी, और इसी दौरान फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच कोई पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी। साथ ही इसी दौरान दोनों ही तरफ से फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच जितने भी नए स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए थे उन सभी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बात सच है तो ये भारत के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं होने वाला है। लेकिन इसी बात को लेकर कल चाइना की ग्लोबल टाइम की तरफ से बताया गया था कि इंडियन मीडिया की तरफ से जो बातें बताई गई थी गलत बात है, और अभी कोई 3 स्टेप की डिसएंगेजमेंट प्रोसेस नहीं चल रहा है, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो नेक्स्ट कॉप कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद ही लिया जाएगा। अब इसी बात को लेकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से भी लगभग सेम तरह का स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी दोनों ही तरफ से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए नेगोशिएशन किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और अब ये जो फिंगर 8 और फिंगर 3 वाली बात चल रही, इसके बारे में अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। बस इतना क्लियर किया गया कि जो भी नतीजा सामने आने वाला है वो 9th राउंड की मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। पर फिर भी अगर यहाँ पर भारत चाइना की इस बात पर राजी हो जाता है तो हम फिंगर 4 और फिंगर 8 के साथ साथ पूरा कैलाश रेंज को भी खोने वाला है, क्योंकि चाइना कभी भी दोबारा हमको वहां पर कब्जा करने का मौका नहीं देने वाला है। अगला अपडेट भारत, रशिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेके है। रशिया की तरफ से अभी सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट किया जा रहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लवरोव ने बताया कि रशिया का मानना है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनने का प्रबल दावेदार है, और इस बात को मॉस्को की तरफ से फुली सपोर्ट किया जा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप में टांग अड़ाने वाला सिर्फ एक ही देश है, जिसका नाम चाइना है। पर रशिया अभी भारत और चाइना इन दोनों के बीच एक जॉइंट मीटिंग को भी अरेंज करने वाला है, जहां पर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाने के लिए और भारत को परमानेंट मेंबरशिप को दिलाने के लिए चाइना के साथ बातचीत होने वाली है। और इसी तरीके की एक मीटिंग को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अरेंज किया गया था, जिसमें भारत, चाइना और रशिया तीनों के फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे। अब रशिया को लेकर एक और खबर है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। रशिया की तरफ से अभी एक दिन पहले ही ये बताया गया था कि वो भारत को S-400 सिस्टम को जल्दी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अभी चाइना को S-400 सिस्टम की डिलीवरी नहीं किया जा रहा है। अब अभी भारत और चाइना के बीच जैसे हालात चल रहे हैं, ऐसे में S-400 सिस्टम भारत और चाइना दोनों के लिए गेम चेंजिंग वेपन बनने वाला है। स्पेशली चाइना के पास पहले से सिस्टम मौजूद है, जिस वजह से वो भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रशिया अभी चाइना को इन सिस्टम की नेक्स्ट बैच और मिसाइल को सप्लाई नहीं कर रही है। पहले बताया गया था कि डिले चाइनीज रायते की फैलने की वजह से हो रहा था, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी कुछ चाइनीज जासूस पकड़े गए थे जो कि रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश कर रहे थे। और इस हादसे के ठीक 1 महीने के बाद ही रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की डिलीवरी को कैंसिल कर दिया गया था। अब इसमें हो सकता है रशिया जानबूझकर S-400 सिस्टम को चाइना को नहीं दे रहा है ताकि चाइना को भारत के खिलाफ एडवांटेजेस ना मिल जाए और वो भारत के ऊपर कोई ऑफेंसिव एक्शन को लॉन्च ना कर दे, या फिर रशिया और चाइना के बीच अभी पहले की तरह अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। अगला अपडेट QRSAM को लेके है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक आज एक बार फिर से भारत की तरफ से QRSAM का एक और सफल परीक्षण को कंडक्ट किया गया है। इस टेस्ट को आज बालेश्वर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास से कंडक्ट किया गया था और DRDO के मुताबिक ट्रायल के दौरान जो बंसी टारगेट ड्रोन को सेट किया गया था उसे QRSAM ने डायरेक्टली हिट किया था। अब QRSAM की बात करें तो एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, या यूं कहें कि कॉम्पैक्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको 3 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर अंदर तक के टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और आज जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था उसमें टारगेट को लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास सेट किया गया था, यानी कि इसकी ऑप्टिमम रेंज में इसको इस बार टेस्ट किया गया था। जैसे कि इसका नाम है, इसको क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए बनाया गया है, यानी कि कम से कम वक्त के अंदर दुश्मन के साथ एंगेज होने के लिए इसको डेवलप किया गया है। इसी वजह से इसमें 4 लेयर एक्टिव एरे सर्विलेंस रडार और एक्टिव एरे मल्टीफंक्शन रडार को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि पूरे 360 डिग्री तक की कवरेज दे सकते हैं, यानी कि दुश्मन चाहे किसी भी डायरेक्शन से आए उनके साथ एंगेज हो सकता है। और ये एक हाईली मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट किया जाता है, जिस वजह से फायर करने के बाद तुरंत ही अपना पोजीशन भी बदल सकता है, ताकि दुश्मन की तरफ से अगर एयर टू ग्राउंड वेपन से इस पर हमला भी किया गया होगा तो उसको अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।